आज का समाचार आपने पढ़ ही लिया होगा कि मेरी प्यारी कंपनी एनडीटीवी बिक गई है। बिकी हुई तो बहुत पहले से ही थी। खैर, राधिका रॉय और प्रणय रॉय के एनडीटीवी बोर्ड से निकलते ही पत्रकारिता जगत से एक युग भी लगता है कि बाहर चला गया है। यूँ तो कहने वाले कहते रहेंगे कि ईडी, सीबीआई, सेबी जैसी तोता संस्थाओं से बचने के लिए दोनों ने अपने 99.5% शेयर अडानी को बेच दिए। पर किशोर कुमार का गाना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दोनों पर एक ही मामले में 117 करोड़ रुपए के इनकम को छुपाने का अपराध सिद्ध हो चुका है, ऐसा कहा जाता है। इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल ने भी निर्णय दे दिया कि उन दोनों ने ही 234 करोड़ रुपए की आमदनी छुपाई। पर यह तो निर्णय हुआ था, इसमें न्याय कहीं साइड में बिलखता रह गया, जैसा कि सदैव भी होता रहा है। आज अडानी विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं। मोदी जी के मित्र हैं तो धनी क्यों नहीं होंगे। आजकल धनी लोगों का क्या है कि पैसे हैं तो कुछ भी खरीद ले रहे हैं। इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया, जैसे कि वो ट्विटर ना हो, अब्दुल की दुकान का मुर्गा हो कि खरीद लिया। अब अपने हिसाब से चलाया जा रहा है कि पैसे हो जाने के बाद आप कुछ भी खरीद कर उसे कुछ भी बना देंगे। हम भी देखेंगे कि इस मुर्गे को इलॉन मस्क कैसे मोर बना देंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। अडानी जी के भी पास पैसे हैं तो कह रहे हैं कि मीडिया को सरकार के अच्छे कार्यों को भी बताना चाहिए। इसका गूढ़ अर्थ समझ रहे हैं आप? इसका गूढ़ अर्थ यह है कि अब से सरकार पर सवाल नहीं पूछा जाएगा, बस भजन गाना होगा कि जो भी है मोदी जी हैं। इनके 1000 नामों की गाथा मोदी सहस्त्र नामम गाइए और इनकी हर बात पर ताली पीटिए कि वाह मोदी जी, क्या योजना बनाई है आपने। जबकि हम सब जानते हैं कि ऐसी योजनाएं कांग्रेस के यूपीए सरकार की योजना का बदला हुआ नाम मात्र है। नोटबंदी से तो मैं आज तक आहत हूँ। मैंने अपने स्थान विशेष के दर्द हेतु कुछ पैसे इकट्ठा किए थे कि जब समय मिलेगा तो किसी बड़े अस्पताल में जाकर इसकी शल्य चिकित्सा करवाऊंगा। पर मोदी ने नोटबंदी करके मेरे सारे पैसे बर्बाद कर दिए, कागज हो गए। और अब तो यह भी कहा जा रहा है कि कोई काला धन वापस नहीं आया। इस पर न्यूज लॉन्ड्री के मित्रों ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि कैसे नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक के पास उसके द्वारा छापे गए 500 और 1000 के नोटों से कई हजार करोड़ अधिक नोट आ गए। जब इस पर प्रश्न पूछे जाने लगे और न्यूज लॉन्ड्री की टीम का झबरा कुत्ता सूंघता हुए उस लॉकर तक पहुंच गया जिसमें वो पैसे रखे हुए थे, तो उसने जो सुना वह चौंकाने वाला था। वहाँ पर रिजर्व बैंक के कुछ अधिकारी और मोदी जी की बात चल रही थी कि इतने अधिक पैसों का क्या किया जाए। मोदी जी ने कहा कि अगर पैसे अधिक हैं तो अंबानी को दे सकते हैं और एनडीटीवी खरीदने की बात बोल देंगे। तब किसी ने कहा कि अंबानी ने तो पहले ही नेटवर्क 18 खरीद रखा है। तो मोदी जी ने कहा कि अडानी को फ़ोन करो। अडानी को कहा गया कि वो एनडीटीवी खरीद ले, पैसे जितने चाहिए वो रिजर्व बैंक दे देगा। हम और आप समझ भी नहीं पाते कि खेल कैसे होता है, कहाँ कहाँ से होता है। एक स्वतंत्र मीडिया हाउस को दबाने के लिए कैसे कैसे षड्यंत्र रचे जाते हैं। हम इतने स्वतंत्र थे कि हमने पाकिस्तानियों को 3 बार, पहली बार करगिल में अपनी सेना की स्थिति बताई थी सैटेलाइट फ़ोन से, दूसरी बार मुंबई आतंकी हमलों के समय बरखा ने बताया था कि किस फ्लोर पर लोग अभी भी हैं और जिन्हें कसाब ने मिस कर दिया था, और तीसरी बार पठानकोट हमलों के दौरान हमने उन्हें बताया कि भारत के जेट फाइटर और आयुध के डिपो किधर हैं, ताकि पाकिस्तानी भाइयों को थोड़ी सहायता मिल सके। इसे लोगों ने देशद्रोह कहा है, जबकि मैं मानता हूँ कि लाहौर के उस पहले ज़िले के 2 परगना में पहुँचे, रेशम गली के दूजे कूचे के 4थे मकाम में पहुँचे और कहते हैं जिसको दूजा मुल्क उस पाकिस्तान में पहुँचे। हम तो एक ही हैं। फिर क्या इस प्रेस फ्रीडम को आप देशद्रोह कह देंगे? क्या आप अपने ही जैसे दिखने वाले लोगों को आतंकवादी केवल इसलिए कह देंगे क्योंकि उनके हाथों में बम बंदूक है, गोला बारूद है और उनके नाम मुसलमान वाले हैं? क्या इसी के लिए भारतीय संविधान बना था कि हम दूसरे मुल्क के लोगों की सहायता ना कर सकें? क्या हम में इतनी भी मानवता अब नहीं बची है? खैर, अडानी को इस तरह से मोदी जी ने हमारे ही पैसे देकर एनडीटीवी खरीदने को विवश कर दिया। अब लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं कि अरे रवीश, अब तो तू अडानी की ड्यूटी बजाएगा, उसके ही पैसों से तेरा घर चलेगा। मेरे घर का क्या है? कम से कम जनता के पैसों से तो मैं अपने लिए 8000 करोड़ का जहाज़ तो नहीं खरीद रहा।
जो है अपने परिश्रम की कमाई है, पसीने की कमाई से है, जो मैंने जीबी रोड से लेकर प्रणय रॉय के स्टूडियो तक पसीना बहा बहा कर कमाया है। बिकना तो सबको होता है, जब तक मोल ना मिले हम होल्ड करते हैं। सही भाव हो तो क्यों ना बिक जाए, वरना इस शब्द का अर्थ क्या रह जाएगा। आज एनडीटीवी को सही भाव मिल गया है तो वो बिक गया, भले ही लोग कहते हैं कि हम तो पहले से ही बिके हुए थे। खैर जो भी है, इस दौर को इतिहास में याद रखा जाएगा कि कैसे एकमात्र 0 टीआरपी वाले एंकर को उसका काम करने से रोकने के लिए उसकी कंपनी ही खरीद ली गई। इससे पता चलता है कि मैं अपना कार्य ईमानदारी से कर रहा हूँ, जिससे बहुत सारे लोगों को असहज हो जाना पड़ता है। उन्हें डर लगा रहता है कि अगर मैंने ये कर दिया तो रवीश प्रश्न पूछ देगा। यह डर अच्छा है, वरना डर का माहौल तो इस फांसीवादी सरकार ने ऐसा फैलाया हुआ है कि क्या कहा जाए। फिर भी यह कह देता हूँ कि मोदी आए तो कहना छेनू आया था। तो दोस्तों, ये तो हो गई कुछ गंभीर बातें जो अभी मैंने की। अब थोड़ी मजाक की बातें करते हैं कि अडानी का 29% स्टेक और एडिशनल भी वो 26% जो है ओपन ऑफर के तहत लेने की फिराक में है। इसके क्या मायने हैं? अब अडानी की अगर माने तो उन्होंने कहा कि भारत में अल जजीरा स्तर की मीडिया या फिनेंशियल टाइम्स स्तर की मीडिया है नहीं, और उनकी इच्छा है कि ये उन्होंने बताया कि हम इसे कोई इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं देख रहे हैं, मैं इसे उत्तरदायित्व के रूप में देख रहा हूं कि समाज के लिए मेरा उत्तरदायित्व क्या है। इसलिए हम चाहते हैं कि भारत से भी एक विश्व स्तरीय मीडिया हो। अडानी का जो अभी 29% स्टेक हो गया और 26% और मिला देंगे तो मेजॉरिटी स्टेक इनका हो जाएगा उसमें, और उसके बाद अडानी जो है पॉलिसी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एडिटोरियली क्या क्या गाइडलाइंस होंगी, किस तरह से कवरेज हो, इस तरह की बातें होंगी। उन्होंने पहले भी एक जगह बोला था कि मीडिया को अगर सरकार उस तरह के काम करती है, नकारात्मक कुछ हो रहा है या जिस पर हमें टिप्पणी करनी चाहिए, तो बिना संदेह के उसे करना चाहिए। लेकिन साथ ही मीडिया का अर्थ यह नहीं होता है कि आप सीधे सिर्फ सरकार को गाली देते रहें, प्रश्न ही पूछते रहें और पॉजिटिव कुछ काम करने पे उसको ना दिखाएं। उनका कहना था कि मीडिया का काम होता है मैक्सिमाइज करना चीज़ों को, और जो भी हो रहा है उस पर प्रकाश डालना, अधिक लोगों तक ले जाना। ये उनका थॉट प्रोसेस है इसको खरीदने के पीछे। मतलब ऑब्वियसली व्यवसायी हैं तो ये सब कहने की बातें होती हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं देख रहा हूँ, लेकिन एक मीडिया कंपनी को खरीदने के मायने बहुत बड़े होते हैं, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अब सवाल आता है कि एनडीटीवी का क्या होगा। एनडीटीवी एक ब्रांड है, और कोई भी ब्रांड इस तरह से मतलब अचानक से गायब नहीं हो जाता। हाँ, यह होगा कि आने वाले समय में मान लीजिए कि 60 दिन जो है अगले बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें हो सकता है कि उनकी संपादकीय नीतियां जो है उसमें कुछ बदलाव आएगा, और किस तरह के एंकर होंगे, उनका अप्रोच क्या होगा लेकर के, क्या वो अभी तक जो एक तरफा रिपोर्टिंग लगातार करते रहे, रिपोर्टिंग ही नहीं इनफैक्ट नैरेटिव मेकिंग में, कि दूसरे तरह के वॉइसेस को जगह ना देना, एक ख़ास तरह की हेडलाइन लेके रिपोर्टिंग करना। एनडीटीवी के 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। एनडीटीवी हो गया 24/7, एनडीटीवी इंडिया और एनडीटीवी प्रॉफिट, और उसके अलावा एनडीटीवी का अपना वेबसाइट जो है वह भी काफ़ी ट्रैफिक लाता है। तो इस तरह से आप देखें तो नैरेटिव को इन्फ्लुएंस करने में एनडीटीवी का बहुत बड़ा हाथ रहता है, और चूंकि एक लंबे समय से यह एक स्थापित ब्रांड है तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय पहुंच भी है। अभी तक जहां भी आप देखेंगे कि बीबीसी को कुछ कोट करना होगा, भले उनकी प्रेजेंस यहां पर है, या दूसरे मीडिया हाउसेज हैं जिनकी प्रेजेंस यहाँ पे उस तरह से नहीं है, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, या वेस्टर्न मीडिया में जो भी भारत के विरोध में एजेंडा चलाते हैं, तो उनके लिए एनडीटीवी एक तरह से सोर्स का कार्य करता था। और कई बार हमने देखा है कि अपराधियों का नाम देखकर, उनकी पहचान देखकर एनडीटीवी रिपोर्टिंग करता है। अगर एक हिंदू कोई जो है अपराधी होगा तो उसका पूरा नाम और हो सकता है कास्ट भी बता दिया जाए, लेकिन अगर मुस्लिम अपराधी है तो आपको दिखेगा कि एनडीटीवी उसको मैन या वुमेन या इस तरह करके एक
वेग धुंधले टर्म्स का प्रयोग करके उसे जो है आगे बढ़ा देता है। अब अगला है जो बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि क्या बड़े व्यवसायियों को, जो पैसे वाले लोग हैं, उनको मीडिया पर नियंत्रण करना चाहिए? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसे कई लोग हैं, जैसे एक नाम याद आता है रूपर्ट मर्डोक का। उसका खाली आप विकिपीडिया पेज जो है, मैं वहाँ यहाँ साइड में भी लगा दूंगा, उसके विकिपीडिया पेज पे अगर आप चले जाएंगे तो उसके प्रॉपर्टी के लिस्ट, प्रॉपर्टी मतलब क्या क्या मीडिया वो ऑन करता है, वो पढ़ते पढ़ते आपको मतलब बहुत समय लग जाएगा। उसके बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ नाम पढ़ने में उसने ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, पूरे यूरोप के हर देश में, अमेरिका में, कनाडा में, आप देशों के नाम सिर्फ लीजिए और आपको पता चलेगा कि कॉन्टिनेंट वाइज उसने अपने मतलब टीवी मीडिया उसका है, न्यू मीडिया जिसमें इंटरनेट आता है वो उसका है, उसके बाद पेपर अखबार है, वीकलीज है, पत्रिकाएं हैं, सब उसने खरीद के मतलब एक एम्पायर चला रखा है। तो समस्या तब होती है जब हम ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या धनिक लोगों को या जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं उनको मीडिया पर नियंत्रण करना चाहिए। तो जब एक आदमी हर तरह के मीडिया को और एक ही देश के अधिकतर मीडिया को उसको नियंत्रण में ले लेता है तो वह एक समस्या हो जाती है। कि मान लीजिए कि अडानी या अंबानी ने इस देश में मान लीजिए 300 चैनल है, उसमें से 100 से अधिक चैनल, और वो 100 भी ऐसे जो टॉप 20 में आते हैं या टॉप 10 में आते हैं, तो वैसे सारे चैनलों को एक ही आदमी अगर कंट्रोल कर रहा है तो उसके लिए बहुत ही आसान हो जाता है कि वह नैरेटिव को ड्राइव करे। और नैरेटिव को ड्राइव करने का मतलब है पब्लिक परसेप्शन को ड्राइव करना, मतलब सार्वजनिक दृष्टिकोण क्या होगा किसी भी एक विषय को लेकर, यह कौन तय करेगा? एक व्यक्ति। वह व्यक्ति ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि उसको एक क्विड प्रो क्वो बोलते हैं उसको, कि मैं किसी के लिए कुछ करूंगा तो वो भी मेरे लिए कुछ करेगा। तो ऐसा कौन करेगा? जो सत्ता चलाते हैं, मीडिया के मतलब राजनेता होते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, तो वो इनका प्रयोग करते हैं कि आप हमें कुछ पैसे दो, आप हमारे लिए नैरेटिव चलाओ, हम आपके दूसरे बिजनेस इंटरेस्ट पर ध्यान देंगे। तब बड़े लोग अगर एक साथ कई मीडिया हाउस पर कंट्रोल कर रहे हैं तब समस्या हो जाती है। वैसे भी देखा जाए कि भारत में जो भी बड़ी मीडिया कंपनीज हैं तो उसको कोई ना कोई बड़ी बिजनेस फैमिली ही ऑन करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया को आप देख लीजिए कि एक अखबार से आरंभ होता है और फिर वो पत्रिकाओं के बिजनेस में फिर बहुत सक्सेसफुल उनके टीवी चैनल्स चल रहे हैं। वो जो है अलग अलग तरह के ब्यूटी पेजेंट्स भी करवाते हैं, मतलब प्रॉपर्टी उनका एक्सपेंड करता ही जा रहा है। उसी तरह आप हिंदुस्तान टाइम्स को देख लेंगे, दैनिक जागरण को देखेंगे, दैनिक भास्कर को देखेंगे कि ये लोग सिर्फ मीडिया एंटिटीज नहीं चला रहे हैं बल्कि रियल स्टेट के भी बिजनेस में है, बाकी तरह तरह के बिजनेसेज में हैं, जिनका एक तरह से आप कह सकते हैं कि सरकारी नीतियों का उनके पक्ष में होना बहुत ही ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल होता है, लाभकारी होता है। इसी कारण वो मीडिया भी चलाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे हैं तो एक साथ में वो एक बड़ा मीडिया लॉन्च कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बड़े लोग मीडिया को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और यही लोग नैरेटिव चला रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि भारत की जो स्थिति है वो टिल्टेड नहीं है। टिल्टेड का अर्थ कि वामपंथी मीडिया मतलब बहुत बड़ा हो जाए, दक्षिणपंथी या गैर वामपंथी जो है वो कम हो जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि कुछ जो ऑनर्स हैं वो प्रो भाजपा है, कुछ ऑनर्स जो है प्रो कांग्रेस हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भारत में एक तरफा नैरेटिव उस तरह से आज के समय में तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा। तो जब बड़े लोग ही, कुछ लोग इसी तरह का नैरेटिव चलाते रहेंगे, तब क्या होता है कि उस टिल्ट को, उस झुकाव को बैलेंस करने के लिए आपको दूसरे भी ऑनर्स का आना आवश्यक हो जाता है। वैसे सोशल मीडिया और इंटरनेट के कारण अब एक तरफा नैरेटिव बनाना लगभग जो है असंभव हो चुका है, क्योंकि ज्यों ही आप किसी भी मुद्दे को लेके, आप मान लीजिए कि अखलाक को लेके कोई नैरेटिव चला रहे हैं, तबरेज को लेकर चला रहे हैं, जुनैद को लेकर चला रहे हैं, तो तुरंत ही आपके पास दूसरे जो न्यू मीडिया जिसको कहते हैं, ऑल्टरनेट मीडिया, वैकल्पिक मीडिया जिसको कहते हैं, तो वो आ जाता है और आम आदमी जो है वो ट्वीट करके बता देगा कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं। और जो बॉट्स को लेकर के और एक सामूहिक तरीके से
जो बॉम्बार्डमेंट हुआ करता था सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन का, वो भी तकनीक के बढ़ते बढ़ते जो है अब ट्रोलिंग या उस तरह की घटनाएं बहुत ही लिमिटेड या सीमित होती जा रही हैं। और सोशल मीडिया जो है उस एक तरफा नैरेटिव को अब काउंटर करने में जो है वो एक तरह से सहायता कर रहा है वैसे मीडिया हाउसेस को जो गैर वामपंथी धरे से आते हैं। अब लेकिन हाँ कि इलॉन मस्क को जो अभी समस्या हो रही है तंत्र में बदलाव लाने के लिए, वो रहा अत्यंत कठिन है। थोड़ा सा मैं इलॉन मस्क के भी बारे में चर्चा करना चाहूँगा कि ट्विटर सोशल मीडिया तो है, लेकिन ट्विटर का पर्पस जो है सोशल मीडिया के बियॉन्ड चला गया। ट्विटर क्या हो गया कि वहाँ से नैरेटिव ड्राइव होता है, वहाँ से समाचार बनते हैं कि किसने क्या कहा, किसके क्या विचार हैं, और वो फिर परकोलेट होकर नीचे तक या दूसरे तरह के मीडिया में पहुँचता है। अब इलॉन मस्क ने खरीद तो लिया, लेकिन सिस्टम जो है वो चाहता नहीं था कि इलॉन मस्क खरीदे। एक पब्लिक कंपनी थी, उसके सारे शेयर्स जो है इलॉन मस्क ने ले लिया, और अब वो जो उनकी नीतियां थी कि कोई भी कुछ हमारे खिलाफ बोलेगा, सत्य क्या है जो हम बता रहे हैं, मतलब फ्री स्पीच क्या है जो हम बता रहे हैं, हमारी जो विचारधारा है उससे इतर तुम कुछ भी बोलोगे तो वो फ्री स्पीच नहीं है, वो हेट स्पीच है। इस सब को इलॉन मस्क धीरे धीरे हटा रहे हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है वो ट्विटर पे खूब धड़ल्ले से चल रही थी, और तब न एप्पल ने ट्विटर को कुछ बोला कि हम तुम्हारे प्लेटफॉर्म को होस्ट नहीं करेंगे ऐप स्टोर में, ना गूगल ने कभी कुछ बोला, ना उस पर जो फेडरल एजेंसीज हैं अमेरिका की उसने कुछ बोला। अब जब इन सब को हटाया जा रहा है, इस तरह के लोग जो अपने हिसाब से एक तरह से वोक कल्चर चलाए हुए थे और गंदगी किए हुए थे, तो उनको जब हटाया जा रहा है, तब वो जो नैरेटिव मेक करने वाले लोग थे, नैरेटिव बनाने वाले लोग थे, जो अमेरिका से ड्राइव करते थे और दूसरे देशों को ज्ञान देते थे, दूसरे कम्युनिटीज़ को ज्ञान देते थे, वो अब उनका जो है एक तरह से खात्मा हो रहा है। बहुत सारे लोग छोड़कर भी जा रहे हैं। बहुतों को लग रहा है कि अब इलॉन मस्क फ्री स्पीच को डिस्ट्रॉय कर देगा, जबकि वो फ्री स्पीच को ही प्रमोट कर रहा है कि वामपंथी, दक्षिणपंथी, जो भी पंथी हैं सब यहाँ पे आए, और अनलेस कोई संस्था जो है या कोई इंडिविजुअल सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर सरकार के विरोध में, सरकार के जो कानून है उस राष्ट्र के, उसके विरोध में नहीं है और सरकार ने उस अकाउंट को नहीं हटाया, तब तक वो रहेगा ट्विटर पे। पहले तो ये था कि ये पैरेलल एक तरह से गवर्नमेंट ही चला रहे थे ट्विटर वाले, कि हम तय करेंगे कि यहाँ पे कौन बोलेगा, किस विषय पर कैसे बोलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आदमी फंसता है कहीं पे, जैसे अभी भी यूट्यूब वाले करते हैं कि आप जुबैर लिखेंगे, वो जेल जब गया, जुबैर लिखते ही आपके वीडियो को डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा। या आप मोरबी में ब्रिज कोलैप्स हुआ है और आप चूँकि गैर वामपंथी विचारधारा के हैं, तो मोरबी जो ही आप कीवर्ड डालते हैं तो यूट्यूब को लगता है कि ये तो इस विचारधारा का व्यक्ति है और ये तो इसी तरह से डिफेंड हो सकता है करेगा, तो वो आपको डिमोनेटाइज कर देंगे कि आपकी बात पहुँचे ही नहीं। मतलब किस तरह की विचारधारा कहाँ जाए, कैसे लोगों तक पहुँचे, अधिकाधिक या कम से कम, यह भी तय करते थे यही लोग। अब इलॉन मस्क उसको बदल रहा है, और इलॉन मस्क जो है अब ट्विटर पे भी वीडियो लाएगा, तो संभवतः इसका एक तरह से आप कह सकते हैं कि इफेक्ट जो है, इसका प्रभाव दूसरे मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उस पर भी पहुंचेगा। अब एक प्रश्न आता है कि रवीश कुमार का क्या होगा, जो सबसे बड़ा प्रश्न आजकल घूम रहा है। रवीश कुमार का कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग थेथर होते हैं। रवीश ने पहले भी कभी इस्तीफ़ा नहीं दिया, रवीश गाली भी देता रहेगा और वो वेट करता है कि मुझे कोई ढकेल के भगा दे, तब मैं विक्टिम जो है कि मुझे पीड़ा पहुंचाई गई, मैं तो पीड़ित हूँ, इस तरह। रत्ती भर भी आत्मसम्मान होगा तो वो त्यागपत्र दे देना चाहिए उसको, क्योंकि 29% स्टेक आ गया है, तो अगला 26% भी आ ही जाएगा। और एनडीटीवी की आप फिनेंशियल पोजीशन उस तरह की नहीं है जो पहले हुआ करती थी, और प्रणय रॉय का एग्जिट हो जाना, या राधिका रॉय जो एक तरह से ड्राइविंग फोर्स थे इनके और बोर्ड में थे, उनको निकाल दिया जाना या निकल जाने का विकल्प देना कि रिज़ाइन करके चले जाओ, तो ऐसे लोगों के लिए बड़ी समस्या की बात हो जाएगी। अब रवीश के लिए यूट्यूब एक बेहतर विकल्प है, और मुझे लगता है कि यूट्यूब पे रवीश आ भी रहे हैं।
आजकल तो भोजपुरी में वो हडसन नदी का रिपोर्टिंग कर रहे हैं न्यूयॉर्क से, और टेस्ला उसला पे भी बैठे हुए थे, तो वो भी अपना हो सकता है फूड ब्लॉगर बन जाएं और बताएं कि भाई ये क्या स्पेशल मसाला डाला है, तो वो वही गरम मसाला डाल के जो मूर्ख बनाता है हट ठेला वाला फूड ब्लॉगर को, तो उस तरह का काम कर सकते हैं। ध्रुव राठी हो गए, आकाश बनर्जी, इन सबको बड़ा भाई भी मिल जाएगा कि बड़े भैया आप यूट्यूब पे आ जाएंगे। और अगर मैं मतलब सीरियसली गंभीरता से बात करूं तो रवीश को यह कार्य जो मतलब मैं यूट्यूब का विकल्प बोल रहा हूँ, यह बहुत पहले करना चाहिए था, क्योंकि अब रवीश जो है ना, वो इंटेलेक्चुअल लेजिटिमेसी की राह वन वे होती है कि आपको स्वीकार्यता चाहिए बुद्धिजीवियों से और वामपंथी बुद्धिजीवियों। वो राह एक तरफा है कि आप सिर्फ वहाँ जा सकते हैं, वहाँ से छोड़ के आएंगे तो आपका पूरा करियर समाप्त हो जाएगा। तो रवीश उस राह पर जा भी चुका है और पहले सदस्य था, अब चेयरमैन वहाँ का बन चुका है ऐसे जगहों का। तो वो दूसरों को अब सर्टिफाई करता है, तो उसके लिए उस राह को छोड़ कर आना और जो सही है उसको सही कह पाना, यह बड़ा ही मतलब उसके लिए मतलब समस्या वाला विषय हो जाएगा, क्योंकि वो कितना भी क्लेम करता रहे। 2019 का चुनाव हमने देख लिया, हमने 2022 का देख लिया यूपी का चुनाव, 2017 का यूपी का चुनाव देख लिया। मतलब ये बड़े बड़े चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ कि इतना मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला, इतना डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला, इतना फेक न्यूज़ का कैंपेन चला, फिर भी भाजपा सरकार एक के बाद एक जो मीनिंगफुल एक तरह से स्टेट्स हैं जो एक्चुअल में पॉलिटिक्स को प्रभावित करते हैं, सब में वापसी करती जा रही है। तो ऐसे में तो पता चलता है ना कि इनका नैरेटिव चल नहीं रहा। ये जो बोल देते हैं कि सड़क इतनी बन रही है तो बोल देंगे अब टमटम चलाने वालों का क्या होगा, पुल बना दिया ब्रह्मपुत्रा पे तो बोल दिया कि नाविकों का क्या होगा, नाव चलाने वाले कहाँ जाएंगे। तो इस तरह का नैरेटिव चलाते हुए अब रवीश कुमार के लिए जो आप कह सकते हैं कि एक उचित तरीके से जो पत्रकार की परिभाषा होती है उस पर लौटना लगभग असंभव है। वो चाहकर भी अब पॉजिटिवली बोल नहीं सकता, इसलिए ठीक है कि अब देर आए दुरुस्त आए, जब भी आए हैं तो भोजपुरी में भी रिपोर्टिंग थोड़ी चल जाएगी, या उनको हो सकता है कि कुछ महीने लगे इसको प्लेटफॉर्म को समझने में और फिर अपना काम करेंगे। वैसे हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है लालू की पार्टी, उससे राज्यसभा जाने का भी रास्ता मिल सकता है या लोकसभा भी जा सकते हैं, क्योंकि लोकसभा की रैलियों में इनको जाने का तो काफ़ी अनुभव रहा है। अखिलेश के साथ ये दिखे हैं, मायावती के तो मंच पे ही चढ़ गए थे। अगर मायावती हो सकता है वो हो जाती, जीत उठ जाती कुछ सीट, तो हो सकता है कि ये बसपा से भी राज्यसभा जा सकते थे। वो कहते तो हैं कि राजनीति में जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन कहते तो अरविंद केजरीवाल जी भी थे और अपने बच्चों के माथे कसम भी खाए थे। तो ऐसे लोगों का कहना ना कहना जो है एक ही तरह का होता है। जो भी है, मेरी शुभकामनाएं रवीश जी को रहेंगी कि वो चाहे रुके अपने आत्मसम्मान को मारकर, तब भी मेरी शुभकामना है, छोड़ दें और यूट्यूब पे एक स्वतंत्र पत्रकारिता करने लगे। अजीत अंजुम से वो काफ़ी सीख सकते हैं, तो अजीत अंजुम जी से भी मित्रता उनकी होगी। सब तो एक ही मुर्गी के पंख हैं, थोड़ा रंग जो है डिफरेंट होगा। या फिर तीसरा राजनीति का मार्ग जो है, क्योंकि अब पॉकेट मार वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, टिकट ब्लैक करने वाले राज्यसभा में पहुँचे हुए हैं, तो राज्यसभा में रवीश भी चले जाएंगे तो थोड़ी बातचीत ही हो जाएगी। वहाँ पे बहुत दिनों से लालू रामदास अठावले टाइप के लोग हैं भी नहीं, और रवीश का मज़े लेके बोलने की प्रवृत्ति लगभग मिलती ही है, मतलब लालू यादव से या रामदास अठावले। तो ये लोग थोड़ा माहौल भी संसद में हल्का रहेगा। मोदी जी को लगता है कि वही एक रोस्टर पैदा हुए हैं, तो मोदी जी जब आए राज्यसभा में तो रवीश जी होंगे उनको मतलब जवाब देने के लिए, और 1-1.5 घंटा वो भी बोल पाएंगे। तो इससे क्या रहेगा कि जो फांसीवाद रहेगा उस पर चेक भी बना रहेगा, और जो भजपइये रवीश जी के शो पर आना बंद कर चुके हैं वो संसद में कैसे भाग पाएंगे। वहाँ तो रवीश हो सकता है लाल माइक या वो पीला ही हो गया हो जहाँ रखते हैं उस हिसाब से, तो पीला माइक निकाल के उनसे पूछ दें कि भैया बताओ, इस पे बताओ नोटबंदी में कितना पैसा वापस आया और कैसे अडानी खरीद लिया। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए मुझे लगता है कि एक
सुखद अनुभव रहेगा उनके लिए कि उनको राज्यसभा या लोकसभा में जाने का रास्ता मिल जाए। लोकसभा के लिए तो अभी काफ़ी समय है, तो मैं चाहूँगा कि राज्यसभा वाले अगर बिहार में अगले साल कोई चुनाव हो राज्यसभा का, तो तेजस्वी भाई हैं और लालू जी भी जो है इतने बीमार हैं कि बाहर आके बीच पे घूम रहे हैं, बीच की हवा लगने से ठीक होते हैं। खैर जो भी है, अब मतलब अंतिम प्रश्न यही है कि क्या अडानी 55% स्टेक ले पाएगा। मेजॉरिटी स्टेक जो होता है कि मैनेजरियल डिसीजंस होते हैं उसको इन्फ्लुएंस कर सके, तो ये अगले 60 दिनों में आपको संपादकीय नीति में बदलाव दिखना जो है आरंभ होगा। और अगर अडानी ने जो बोला है, अगर वो चाहते हैं कि भारत में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टीवी हो, जैसे वियॉन तो आरंभ किया था और उसमें कहा भी जाता है कि बैकडोर से गवर्नमेंट या हमारी संस्थाएं थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं उसको, तो अगर अडानी ये करे तो ट्रू सेंस में, क्योंकि एनडीटीवी का चलिए ब्रांड का इमेज जो भी है, लेकिन अडानी के जुड़ने के बाद से अगर नीतियों में बदलाव आता है तो ब्रांड का इमेज भी बदल सकता है। ऐसा नहीं होता है कि आज देखिए कि लोग इलॉन मस्क को नियो नाजी और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, और टेस्ला को लेके जो लोग मतलब कह रहे हैं कि हम टेस्ला बेच देंगे, इस तरह की चीज़ें करेंगे, और उसको नियो नाजी और ये सब कह रहे हैं। और वो सपोर्ट किसका कर रहे हैं? फॉक्सवैगन का, जो कि लिटरली नाजियों ने बनाना उसको आरंभ किया था। तो इस तरह के भी लोग होते हैं। तो अडानी का भी एनडीटीवी आने से हो सकता है कि एनडीटीवी प्रखर राष्ट्रवादी चैनल बन जाए, या इंडिया का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव बन जाए, या वास्तव में उनका अगर विज़न है तो वो बनाए इसको एक निष्पक्ष चैनल बनाए कि जहाँ पे सही है, जहाँ भाजपा या सरकार जो भी सरकार में आए उसकी नीतियों में कोई समस्या है तो उस पर बिल्कुल उस पर कमेंट्री होनी चाहिए, टिप्पणी होनी चाहिए। लेकिन हाँ, टिप्पणी इस तरह की ना हो कि भारत 100% बिजली जो है हर एक गांव को इलेक्ट्रीफाई कर देता है और उसके बाद आप 3 गांव लेकर आ जाते हैं कि नहीं यहाँ तो नहीं पहुँची। तो इस तरह की नकारात्मक रिपोर्टिंग जिसमें मंशा आपकी यह हो कि हम किसी उपलब्धि को सेलिब्रेट ना करें, बल्कि उस उपलब्धि में अगर आधा % का कुछ रह गया है करना, तो उस पर कि हम मान लीजिए कि अनाउंस हो कि गडकरी जी ने 4 एक्सप्रेसवे बना दिए हैं, तो आप ये मत ले आइए कि बारिश के कारण वहाँ एक्सप्रेसवे धंस गया। वो एक नेचुरल चीज़ है, ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे धंस गया। ये होता है क्योंकि वो जिस तरफ से वो रास्ता जाता है वहाँ मिट्टी का क्वालिटी क्या है, इस तरह की चीज़, या और क्या कारण हुए कि वहाँ पे वो धंस गया, कुछ भी कारण हो सकता है। और अगर धंस भी गया तो ये कोई सेलिब्रेट करने की चीज़ नहीं है, जो अभी तक मीडिया करता रहा है कि चटखारे लेके उसको रिपोर्ट करता है कि बताइए इस पर जेट उतार रहे थे और ये धंस गया। इस तरह की रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। आगे जो भी बदलाव होगा, हम तो चाहेंगे कि एनडीटीवी एक राष्ट्रवादी चैनल बन जाए। तो इसके लिए मैं मतलब अपने हृदय की अतल गहराइयों से अडानी जी का धन्यवाद करता हूँ कि वो अगर अपने विज़न से चलना चाहे तो चलें, क्योंकि वास्तव में राष्ट्रवादी चैनल के नाम पे कुछ नहीं, यहाँ पे या तो हो हल्ला हो रहा है, कुछ भी बोले जा रहे हैं लोग, एक पैटर्न बना दिया गया है। मतलब मीडिया पे तो मैं काफ़ी बोलता रहता हूँ तो उसमें अधिक विस्तार में नहीं जाऊँगा, और बस यही कहना चाहूँगा कि न्यूज़ रूम को, मतलब अडानी अगर ले रहे हैं और उनके पास इतने पैसे हैं तो वो एक उदाहरण बनाए एनडीटीवी को कि बिना जो मतलब होता है ना कि एक तरफा रिपोर्टिंग किए हुए या एक क्रूकेड डेफिनेशन लेके आप चल रहे हैं कि मीडिया को हमेशा सत्ता के विरोध में होना चाहिए। नहीं, मीडिया का ये डेफिनेशन नहीं होता है। मीडिया हमेशा एम्प्लीफिकेशन के लिए होता है, मैग्निफिकेशन के लिए होता है कि सही है तो उसको मैग्नीफाई करो, कुछ गलत कर रहा है तो उसको मैग्नीफाई करो, इसके लिए होता है। तो इस नीति पे अगर ये लोग चले तो मुझे इसका भविष्य जो है उज्जवल दिख रहा है। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, आपको कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अपनी ओर से सहायता जितनी कर सकते हैं करते रहिए ताकि ये वीडियो बनते रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल जो है दबा लीजिए ताकि आपको हर दिन जो नए वीडियो आते हैं उसकी नोटिफिकेशन जानकारी मिलती रहे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।